ठीक है ना। क्या पूछ रही है बच्ची कि अगर फाई फेज डिफरेंस है तो कला अंतर क्या होगा। ये अपन ने वैसे बहुत बार किया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार दोहरा देता हूँ। आज का चैप्टर है अपना बच्ची ने पूछा कि फाई और लैम्डा में क्या डिफरेंस है, रिलेशन है। आप याद करिए कि अपन ने पढ़ा था वेव, ये होता है लैम्डा, लैम्डा फेज डिफरेंस के लिए, यानी कि लैम्डा पाथंतर के लिए फेज अंतर या कला अंतर है ना, सॉरी है। अपन को पता है कि लैम्डा पाथ अंतर के लिए फेज अंतर कितना होता है, उल्टा चलते हैं। सब लोग शांत हो गए, इसका मतलब 0 नहीं, वो अपना पुराना वाला चित्र। अगर हम इसको पूरा चक्का काट लेते हैं तो कितना पथ चलता है, और इतने में कितनी तरंग दैर्ध्य हो जाती है, 1। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा पथ चलने के लिए, लैम्डा पथ चला इस तरंग ने, लैम्डा पथ चलने के लिए उसको कितना एंगल करना पड़ा, पूरा 2 पाई। इसलिए एक पथांतर के लिए कितना होगा, 2 पाई बाई, और अगर p पथांतर है तो फेज डिफरेंस होगा, फेज अंतर यानी कला अंतर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि पथांतर इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू कलांतर। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन हमेशा बार बार काम आती रहती है अपने, इसको ये बहुत याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पथांतर इंटू 2 पाई बाई लैम्डा पथांतर इज इक्वल टू कलांतर। ठीक है। इसी प्रकार अभी हम लोगों ने जब क्या पढ़ा था, व्यतिकरण। व्यतिकरण के अंदर बेटा इसको ध्यान सुन लो, इस चीज को, लिंक, व्यतिकरण और विवर्तन में लिंक क्या है, ये पता नहीं चलेगा तो पूरा विवर्तन बेकार हो जाएगा। हम लोगों ने व्यतिकरण में देखा था एक स्रोत लिया हमने, उसको 2 स्रोतों में विभाजित किया, एक वर्णीय स्रोत होता था, ठीक है। यहां से हमारा वेव फ्रंट चलते थे और यहां पर 2 अलग अलग वेव फ्रंट होते थे, और इसके कारण पर्दे पर हमको फ्रिंजेस दिखती थी। सेंटर में ब्राइट फ्रिंज दिखती थी, उसके बाद डार्क फ्रिंज दिखती थी, ये डार्क, इस प्रकार डार्क और दिखती थी, और सारे फ्रिंजेस की विड्थ जो है, चौड़ाई जो है कितनी थी, छोटा डी बड़ा डी, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने एक वर्णीय स्रोत लिया और ये 2 भागों में जब विभाजित हो गया,
इसके बाद जो व्यतिकरण हुआ तरंगों में, उसके कारण ये फ्रिंजेस बनी। लेकिन यहां पर हम एक चीज भूल गए। ये वैज्ञानिकों ने उस समय सोचा कि ये तो यंग ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा, जैसा कि बच्चे ने उस दिन घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। कौन बच्चा था वो? हाँ, आप थे। इस बच्चे ने जब घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इसको नजर आया कि बीच में तो एक ब्राइट आया, लेकिन उसके बाद फिर जो डार्क, पूरा अपने अपन ने कहा था सबकी तीव्रता एक साथ डार्क आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हल्का आया, हल्का डार्क। इसी प्रकार फिर जो चमकीला था वो भी हल्का हुआ। ये दिखा था ना बच्चे आपको ये दिखा था। तो वैज्ञानिकों ने भी देखा ये, और वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ हो रहा है, इसका मतलब इसके अलावा कुछ हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमने इस वाली स्लिट में से जो तरंगे निकली हैं उनका व्यतिकरण तो देख लिया, लेकिन जो बेसिक सिद्धांत था हमारा कि अगर यहां हमारा कोई भी चलता वेव फ्रंट चलता हुआ आ रहा है और ये फिर वेव फ्रंट यहां पहुंचा और ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा जब, तो इस पर्टिकुलर स्लिट में, यानी कि इसमें भी, इस पर्टिकुलर स्लिट में प्रत्येक बिंदु से तरंगे पैदा होनी चाहिए। अभी तो हमने क्या किया था, यहां से एक स्रोत था, इसके हमने यहां से एक तरंग मानी और दूसरी तरंग हमने यहां से मानी, क्योंकि हमने स्रोत की चौड़ाई बहुत कम मानी थी, 0.3 mm, यानी कि हमने, याद है आपको स्लिट की हमने कहा था कि 0.3 mm होनी चाहिए, बहुत कम थी। लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी जैसे ही यहां पर तरंग आग्र इसके पास आएगा, तरंग आग्र का मतलब है कि यहां पे छोटे छोटे चल रहे हैं, जब ये यहां पे पहुंचा इसका मतलब यहां पर भी शुरू हो जाएंगे बनने। दूसरा बिंदु इसके पास है, वहां पे ही बनने शुरू हो जाएंगे, तीसरा बिंदु, इस प्रकार प्रत्येक बिंदु जो स्लिट का है वो भी तरंगे पैदा करेगा, और तरंगे पैदा करेगा इसका मतलब एक तरंग आग्र भी पैदा होगा, यानी कि एक स्लिट का अलग से भी तरंगाग्र बन जाएगा। क्या होगा इसका, अगर हम इसको देखेंगे यहां पे थोड़ी दूर पे, तो ये तरंगाग्र हमारा यहां पहुंचेगा हर तरफ से, लेकिन क्योंकि ये इस पॉइंट पर भी तरंगाग्र छोटे छोटे बना रहा है, तो इसलिए कुछ तरंगे हमारी इस दिशा में भी जाएंगी, यानी कि हमारा तरंगाग्र बड़ा दिखेगा, तरंगाग्र हमारे को बड़ा दिखेगा। इसको अगर हम और भी सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो व्यतिकरण और विवर्तन में जो अंतर है वो ये है कि यहां पर हम दो स्रोत लेते हैं और इन दो स्रोतों से जो भी तरंगें निकलती हैं उनका जो व्यतिकरण हो रहा है उसके कारण जो फ्रिंज बनती हैं वो सब इक्वल चौड़ाई की होती हैं। लेकिन साथ साथ ही जैसे ही वो स्लिट के पास पहुंचेगा तरंगाग्र, तो इस तरंगाग्र यहां पे हर पॉइंट, उस छोटे से पॉइंट तरंगाग्र में भी हर पॉइंट द्वारा एक छोटा तरंगाग्र बनाया जाएगा, जिसके कारण की खूब सारी तरंगें बनेंगी, और वो तरंग इस दिशा में भी जा सकती है और इस दिशा में भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से अनगिनत वो बनेंगे बहुत सारे। ये दोनों में अंतर है कि विवर्तन और व्यतिकरण में। व्यतिकरण में दो हम अलग अलग तरंगों के इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के बारे में बात करते हैं। विवर्तन में हम व्यतिकरण की ही बात कर रहे हैं, विवर्तन में व्यतिकरण की ही बात कर रहे हैं, परंतु एक जो स्लिट है उस स्लिट में बनने वाले छोटे छोटे जो तरंगाग्र हैं उनके कारण जो बड़ा तरंगाग्र बन रहा है उस पर भी विचार कर रहे हैं। यानी कि ये भी कुछ फ्रिंजेस बनाएंगे अपनी, ये जो है छोटी स्लिट ये भी कुछ फ्रिंज बनाएगी, और इस फ्रिंज का प्रभाव जो व्यतिकरण द्वारा फ्रिंजेस बन रही थी उनकी इंटेंसिटी पे, तीव्रता पे पड़ेगा, और इसके कारण उनकी तीव्रता आपको धुंधली दिखेगी। आपको धुंधली दिखी थी ना, आपने बताया था। अब इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, लेकिन इसका कारण यह है, और ये रिलेशन है विवर्तन का और व्यतिकरण का। इसलिए व्यतिकरण और विवर्तन को अलग नहीं समझना, फर्क इतना ही है, दोबारा दोहरा रहा हूं मैं इस बात का, कि जहां व्यतिकरण होता है वहां दो स्लिट से अलग अलग तरंगें चलती हैं, उन तरंगों का जो व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसके कारण बनने वाली जो फ्रिंजेस होती हैं वो व्यतिकरण कहलाती हैं। और यदि एक ही फ्रिंज हो और थोड़ी चौड़ी फ्रिंज हो
तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु द्वारा छोटे छोटे तरंगाग्र बनाए जाएंगे और उसके कारण भी फ्रिंजेस बनेंगी। जो फ्रिंजेस कैसे बनेंगी वो हम देखेंगे। और वो फ्रिंजेस और ये फ्रिंजेस क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जाके मिलती हैं, इसलिए वो इंटेंसिटी को फर्क कर देंगी। इसलिए इतनी शार्प फ्रिंजेस अपन कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं कि विवर्तन व्यतिकरण का ही रूप है। जब एक स्रोत से निकलने वाले तरंगाग्र एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, यानी कि हम उनके ऊपर एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव करके देख रहे हैं, तो विवर्तन होता है। ठीक है, ये इस बात में किसी बच्चे को कंफ्यूजन? जब भी आगे बढ़ूंगा इसको अगर आप समझ जाओगे तब। दोबारा बताऊं, विवर्तन व्यतिकरण में बेटा क्या था कि यहां से हमारे एक निकला तरंग, अपन ने कहा था कि ये मोनोक्रोमेटिक भी है और कला संबद्ध भी है, इसलिए ये दो स्रोत यहां पर हैं। इसमें एक तरंग यहां बनी और ये एक तरंग बनी, ये दोनों कला संबद्ध तरंगे बनी। और ये कला संबद्ध बनी तो इसके अंदर हमने लिखा था कि आई क्या होता है, I1 प्लस I2 यहाँ पर फाई क्या है, फेज अंतर, जो अभी हमने निकाला है। फाई क्या है, फेज अंतर, और फेज अंतर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी, यानी कि पाथ अंतर। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखा था यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर इस चीज का एनालिसिस नहीं किया कि जो ये स्लिट है, यहाँ पर जो स्लिट है, इस स्लिट पे जो तरंगाग्र पहुंचा है छोटा सा, उसके प्रत्येक बिंदु पर भी तो छोटे छोटे, अगर हम इसको यूँ ले लें, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, अब इसको हम अगर यूँ ले लें, इस पॉइंट पे, 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 यानी कि यहाँ पर भी एक तरंग बनेगी, फिर यहाँ पे भी एक तरंग बनेगी, फिर यहाँ पे भी एक तरंग बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, इस जगह। इस तरह से प्रत्येक बिंदु की, जो कि इस स्लिट की चौड़ाई में बन रही है, इसके कारण जो व्यतिकरण हो रहा है उसको विवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? इसके कारण जो व्यतिकरण हो रहा है उसको विवर्तन कहते हैं। ये किताब में नहीं समझाया है, किताब में अलग अलग चीजें दोनों रूप में लेके चले हैं, और इसके कारण बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने। ठीक है, वो है व्यतिकरण ही। फर्क इतना है कि स्लिट की चौड़ाई में व्यतिकरण हो रहा है, उसको हम विवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है, ये दो स्लिट है, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है। जहाँ पे दो और एक की बात आए, इमीडिएटली आपको सोच देना चाहिए कि एक स्लिट का क्या मतलब हुआ। एक का मतलब हुआ कि उस एक स्लिट में से निकलने वाले अनेकों तरंगाग्र के कारण जो व्यतिकरण हो रहा है वो विवर्तन है, यानी कि सिंगल अगर स्लिट है तो वो विवर्तन है। ध्यान रखना क्यों हर चीज का। अब जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इसके अंदर बहुत सारा आपको कल्पना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है इसको हम पहले उत्तर हमें पता है, उससे हम मूल बिंदु तक जा रहे हैं, प्रथम बिंदु तक। यहां हमें उत्तर पता है, उस उत्तर से, क्योंकि हमको पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, विवर्तन है, लेकिन हमको पता है कि इसके अंदर व्यतिकरण ही हो रहा है, व्यतिकरण के कारण ही ये विवर्तन हो रहा है। अब आपकी जो किताब में जो चित्र बनाया हुआ है, पहले उसको देखते हैं। ये मान लीजिए स्लिट है, यहां से एक तरंग आई, यहां से एक तरंग आई, और उन्होंने माना है कि अनंत पर है स्क्रीन। तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र बिंदु से तरंग चल रही है वो तो वही सीधी चलेगी, अपने को पता ही है। ध्रुव से अगर कोई होके जाती है तो वही रहती है, यानी इसको मान लो कि ये ध्रुव का रूप है, तो ये अपनी सीधी चली गई। इसी प्रकार ये क्या है, ये बेसिकली तरंगाग्र के लंबवत लाइनें। क्या है ये? हाँ, बहुत ज़्यादा हंगामा है। कोई बात नहीं। तो हमारे को ये देखना है यहाँ पर कि तरंग तो ये तरंगाग्र ये है, तरंगाग्र ये था, और तरंगाग्र के जो लंबवत होती हैं वो प्रकाश की किरणें होती हैं। ये पहले अपन देख चुके हैं, है बेटे। द्वितीयक मीन्स, द्वितीयक तो होता है सेकेंडरी, है ना, जो कि पहले के पास बन रहा हो वो द्वितीयक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो हम सिंपली कह रहे हैं कि ये जो एक तरंगाग्र है जो सीधे चल रहा है तरंगाग्र,
और इस तरंगाग्र के यहाँ पे पहुँचने पे साधारणतः क्या होना चाहिए था, अपेक्षा ये होनी चाहिए थी कि सीधी चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी आपको बताया था कि इस कोने पे भी, यहाँ पे भी एक तरंग बन रही है, इस कोने पे भी एक तरंग बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी जो किरणें दिखती हैं, जो तरंगाग्र के परपेंडिकुलर हैं, वो हमें दिखती हैं मुड़ी हुई। मतलब इसको विवर्तन का मतलब जो पाथ था उससे भटक गए, पाथ से भटक गए, यानी पाथ से थोड़ा सा मुड़ गई वो। यानी कि मान लीजिए ये थीटा कोण से मुड़ी, तो ये वाली जो यहां से निकलेगी किरण वो भी यही होगी, और जो यहां से चलेगी वो भी ये होगी। अब बच्चा जब इसको देखता है चित्र को, तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है चित्र, कि इससे फ्रिंजेस कैसे बनेंगी। अब इसमें तो हमने पैरेलल मान लिया, ये तो पैरेलल चलती रहेंगी, इतनी दूर तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगी, और ये भी पैरेलल चलती रहेंगी, तो फ्रिंजेस तो बन ही नहीं सकती। अब बताए कोई बच्चा कि फ्रिंज कैसे बन सकती हैं। फ्रिंज बनने के लिए क्या जरूरी है, तरंगें कहीं ना कहीं मिलें। फ्रिंज जब ही होते हैं ना, जबकि व्यतिकरण कैसे होता है, दो तरंगों का जबकि वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। वही अपने याद रखना, छोटी सी बात कि कब हो रहा है, ये अपन को एक तरंग थी, दूसरी तरंग इसके साथ थी, तो अपनी जो, इसका मतलब दो तरंगों का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होना है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलना है, चाहे तो वो विनाशी हो उनका व्यतिकरण, चाहे वो संपोषी हो, इन दोनों के लिए। ऐसा स्थिति के अंदर जो कि आपकी किताब में दे रखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो सीधी रेखाएं जा रही हैं और ये जो मुड़ गई है रेखा, इसके बीच में पथ अंतर कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है बच्चा? एक सीधा सा त्रिभुज ले लीजिए, ये है और एक ये है, ये लाइन है, ये वाली ले लो, मान लो ये लाइन है, और एक लाइन हमारी ये कहीं भी चला जा रहा है। इसमें इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि ये कहीं भी चला जा रहा है। तो यानी कि ये वाली जो सीधी रेखा यहां पे पहुंचेगी और ये जो मुड़कर पहुंचेगी, इन दोनों के पथ में अंतर हुआ है या नहीं? ये लंबा पथ है और ये छोटा पथ है। इसका मतलब यहां से अगर हमारी जो तरंग चल रही थी, वो जितनी तरंग दैर्ध्य पूरी करेगी, उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य यहां पे लगेंगी। ज्यादा तरंग दैर्ध्य, ये समझ में आया या नहीं? नेचुरली, क्योंकि अगर छोटे डिस्टेंस में उतनी ही तरंग दैर्ध्य कम लगेंगी, मान लो 3 तरंग दैर्ध्य लगी, तो इसमें बड़े में ज़्यादा लगेंगी, 4 लग सकती हैं, 4.25, 4.5 जो भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा लगेंगी। अपने को यहाँ पता ही नहीं है कि कहाँ पहुँच रही है ये। इसलिए अगर ये बिंदु थीटा है, तो अगर हम यहाँ से एक लंबवत डाल दें, लंबवत यानी कि इसके पैरेलल हो गया, यानी कि अब ये तरंगाग्र हो गया इसके लिए, ये परपेंडिकुलर जा रही है ना इनके, तो ये तरंगाग्र हो गया। क्या होता है, प्रकाश की किरणें किसके परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तरंगाग्र के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर ये दूरी निकाल ली जाए, ये वाली दूरी, तो ये होगा हमारा पथ अंतर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने एक लंब डाला, यहां पर, अब ये लंबाई इधर गई, और ये वाली जो दूरी है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। कहाँ का? इसके, यानी कि हम यूँ कहें, अगर इसको P कहें और इसको Q कहें, तो P व Q में पथ अंतर QS होगा। इससे किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है ना ये बात? क्योंकि अगर ये लंबवत है, ये लंबवत अगर हम किसी से परपेंडिकुलर डालें तो करेक्ट लेंथ आ जाती है उसकी,
तो हमने इस पर लंब डाला, तो इस वाली लंबाई में यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में और इस लंबाई में कितना अंतर है, वो ये है। जितनी लैम्डा होगा, जितना भी लैम्डा होगा हम निकलेगा, हमें पता नहीं कितना है, ये किताब में दिखा रखा है। अब बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आ जाता है कि हमने ये अगर पथ अंतर मान लिया तो इसका आखिर में क्या फ़र्क पड़ रहा है ये नहीं पता चल पाता, और इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर 95% बच्चे गलत करते हैं इसका आंसर। विवर्तन के क्वेश्चन हमेशा गलत इसलिए ही होते हैं। अपन अब ये करके देखते हैं कि मान लीजिए अपन एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं और उत्तल लेंस को हम इन बीम के सामने रख के देखें, जो हमारा तरंगाग्र चल रहा है, जो तरंग चल रही है। अगर हम मान लीजिए सपोज एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए हमने एक उत्तल लेंस लगाया। अब जैसे हमने एक उत्तल लेंस लगाया, उत्तल लेंस की क्या होती है खासियत, अगर जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। तो ये तो पैरेलल रे आ रही थी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। अब इसका मतलब हम एक पर्दा लगा सकते हैं आगे, एक पर्दा अब हम लगा के देख सकते हैं। अगर हम एक उत्तल लेंस को यूज़ करें यहाँ पर, इसमें किसी तरीके से, ये तो उदाहरण बता रहा हूँ, अभी करेंगे एग्जैक्टली यूज़ कैसे करेंगे बताऊँगा, कि अगर हम इसको उत्तल लेंस को यूज़ कर लेते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये किरणें कहीं पर मिल रही हैं और उसका एक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हमको फ्रिंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। ये इस किताब में जो अपनी दी हुई एनसीईआरटी में और अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये सबसे बड़ा फ़र्क है। उसके अंदर केवल इमेजिन करने के लिए कहा गया है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, अपन उसको एक्चुअल में करके देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पथ अंतर ये होता है। और अगर हम इसको अगर वैसे भी थोड़ा देख लें, थोड़ा सा यहाँ तक इस चीज़ को देख ही लेते हैं। ये अगर हम कहें कि ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, थीटा। ये समझ में आया, किसी बच्चे के अंदर कंफ्यूजन हो तो, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है पूरा, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये कोण हमको पता ही है क्योंकि ये इसके समानांतर है, ये भी थीटा है। अगर हम त्रिभुज PQS देखें, PQS, इसमें बेटा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, लंब तो ये है QS और लंब अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है PQ, QS अपॉन PQ, और PQ मान लीजिए इसकी फ्रिंज विड्थ है स्मॉल d, तो क्या हो गया QS, क्या हो गया QS अपॉन d इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्योंकि छोटा है इसको हम मान सकते हैं थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू, और ये QS क्या है हमारा, पथ अंतर, पथ अंतर मान लो इसको P कहेंगे हम, पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो P, तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन, ठीक है, कोई दिक्कत। सो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपकी किताब में दी हुई है। तो अपने को यहाँ पे एक याद रखने के लिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको कहते हैं विवर्तन कोण, थीटा को कहते हैं विवर्तन कोण। विवर्तन कोण, ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं, देखो जब कुछ पूछ रहा है तो कोई, अब हम इसको देखते हैं कि लेंस लगा के, इसको लेंस लगा के देखें तो इसका क्या होने वाला है। इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा,
ये क्वेश्चन अपना 4 नंबर का किसी हाल में गलत नहीं होता, और कैसा कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें इस पे विवर्तन पर क्वेश्चन नहीं आया हो। एक भी साल किसी भी एग्जाम का ऐसा नहीं है, किसी भी एग्जाम का कोई भी साल ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आता ही है विवर्तन के ऊपर। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ हमने लिया तो और बड़ा दिखा लेते हैं जिससे कि सरलता हो जाए, पीछे वालों को दिखेगा नहीं। एक्चुअल में तो बहुत छोटा है, आपने देख लिया होगा बहुत छोटा है, लेकिन इसको हम बड़े रूप में देख रहे हैं जिससे कि समझने के लिए, केवल समझने के लिए, बहुत बड़ा नहीं है ये। ओके, दूसरी किरण यहाँ पे आई, एक यहाँ पे आई। अब हमने एक लेंस रखा यहाँ पर, यहाँ एक उत्तल लेंस रखा। आप देखिएगा कितना सरलता से आपको समझ में आएगी बात ये। अपन ने एक उत्तल लेंस रखा और इसके बाद में एक पर्दा लगा दिया। ये किरण यहाँ के कहाँ से जा रही है, ध्रुव से, तो ये तो सीधी आएगी। ये किरण अब वही अपन लिख लेते हैं इससे कि सरलता रहे। पी क्यू, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, सेंटर को। ठीक है, एकदम अपन सिंपल जो अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन अपन ने नहीं किया। अब हमको ये देखना है कि यदि एक तरंगाग्र केवल सीधा चलता चला जा रहा है, यहां कैसे हो जाएगा मुड़कर, याद है आपको? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप एक काम करिए कि इस पूरी दूरी को हमने यहाँ से लिखा पहले 0 समझने के लिए, केवल समझने के लिए, वैसे 0 वीरो कुछ नहीं होता वहाँ पे, और ये है मान लीजिए 12 पॉइंट। इसका मतलब ये छठा, और इसके बीच में हम 5 बिंदु बना दें, 1 2 3 4 और 5। ये कॉपी बना लेना बेटा, 1 2, बराबर दूरी पे 5 बिंदु हो गए, यानी कि ये तो हो गया पहला। यार पेन अजीब सा क्यों चल रहा है, लाइट में फिसल रहा है। ठीक है बेटा,
अब अपन अपनी जो बेसिक परिकल्पना है उसको उस पर आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कहा था कि विवर्तन कब होता है, जबकि प्रत्येक बिंदु से एक छोटी तरंग बन के निकले और वो एक तरंगाग्र को बनाती चलती चली जाए आगे, जिस प्रकार ये आगे बढ़ता चला गया। अब अपने को ये देखना है बच्चों, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कहें कि 0 और 6 या 0 और 11 जब यहां पर इस तरह से मिल रहा है आके, तो क्या इन किरणों में पथ अंतर कोई बच्चा बता सकता है? यानी कि 0 से निकलने वाली, और इसको मैं मान लो हम कह देते हैं S, 0 और Q, और पहले 0 और Q के बारे में बताओ। 0 और Q के बाद में O तक पहुंचने में अगर एक तरंग यहां से निकली Q से और एक निकली P से, तो क्या O तक पहुंचने में कितनी दूरी लगेगी? अलग अलग लगेगी या बराबर? कोई बच्चा बता सकता है? सेम दूरी है ना, आपको देखने से दिख रहा होगा, बल्कि मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, लेकिन उसको माइंड मत करना। लेकिन इसका मतलब ये है कि बराबर है ये, ठीक है ना, दोनों बराबर दिख रही हैं। इसका मतलब पथांतर कितना हुआ यहां पर? पथांतर 0 होगा तो बेटा आपने जो पूछा था उससे उसी के आगे चलते हैं अपन। तो कालांतर क्या होगा? क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी। पी क्या है? ये 0 हो गया। तो आपको याद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला वहां सामने लिखा हुआ ही है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू I1 cos 0, ठीक है। फाई 0 है, कालांतर 0 हो गया। ये कालांतर ही होता है ना फाई वाला, वही वाले चित्र में याद करो, कहाँ गया ये वाला चित्र, इसमें फाई होता है। ये पूरे समय आप पूरे फिजिक्स 12th की इसी पे डिपेंड करती है, इस गोल वाले डायग्राम पे। तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 मैं हर बार अलग अलग क्यों लिखता हूँ I2 I1 को, पता है आपको? नहीं तो अंडर रूट भी एक ही साथ भी दे सकता हूँ दोनों को, लेकिन इससे लिखता हूँ इससे अब आप बता सको कि ये क्या बन गया। क्या दिख रहा है बनते हुए? इसका मतलब क्या हुआ? ये समपोषी इसका मतलब हमारे O बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण होगा, यानी कि इसके द्वारा भी जो अलग अलग वेव्स बन रही हैं जगह जगह, उनके कारण भी यहां पर ब्राइट ही फ्रिंज बनेगी, यानी कि चमकीली फ्रिंज ही बन रही है यहां पर भी। अगर इस तरह से पथांतर हुआ तो यहां पर चमकीली, कोई दूसरा पेन दे दो प्लीज, चमकीली फ्रिंज बनेगी। ये बात समझ में आई है नहीं आई? कितना एकदम सिंपल तरीके से ये अपन ने निकाल लिया कि ये चमकीली फ्रिंज यहां पर बनेगी। अब आप मुझे ये बताओ बच्चे कि अगर हम इस वाले बिंदु को और इसके कॉरस्पॉन्डिंग समान रहेगा, यानी कि इन दोनों बीच, जो इन दोनों बीच में है, इन दोनों बीच में कितनी है? λ/2, ये λ/2 है। तो जो पहला पॉइंट लेंगे और इसका पहला पॉइंट लेंगे, यानी कि 1 और 7 के बीच में ये λ/2 होगी, 2 और 8 के बीच में इसी प्रकार 3 और 9 के बीच में। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में λ/2 इनका पथांतर है। ये बच्चों
समझ में आई बात कि इसको 1 और 12 तक लेके कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। 1 से 12 लिखेंगे, अभी अभी देखिएगा आगे और भी अच्छा लगेगा आपको कि हमको ये पता चल गया 1 मिनट के अंदर कि ये संपोषी व्यतिकरण है, इसलिए यहाँ पर चमकीली फ्रिंज बनेगी। किसी बच्चे को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, फिर अपन नेक्स्ट स्टेज चलते हैं इसकी। ठीक है, अब हाँ बेटे बोलो बच्चे, है बेटा? अपन ने कहा कि इसके और इसके बीच में जब ये यहाँ पर पहुंचे, इसका मतलब पथांतर 0 है, तो कलांतर कितना होगा? 0 होगा। तो इन दोनों के बीच में कोई से 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो, तो उसके बीच में क्या होगा? λ/2 होगा। और इन दोनों के बीच में लेंगे तो लैम्डा होगा। समझ आ रहे ना? क्योंकि अगर हम छठे और इस पॉइंट के बीच में लेंगे तो क्या होगा? छठे और 12 के बीच में लेंगे तो क्या आएगा बताओ? बताओ बेटा, λ/2 का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट ले लो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब 1 0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 और 6 12, सब में λ/2 λ/2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसलिए पहली फ्रिंज जो हमारी ये चमकीली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, आगे चल सकते हैं। सर अगर इसके लिए दर्पण रख दे तो? किस जगह बेटा? यदि उत्तल लेंस है ना, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण रख दे। बहुत अच्छी बात है। अगर उत्तर दर्पण रखोगे तो क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो विवर्तन होगा, ना और क्या होता है, ना व्यतिकरण होगा। क्यों? क्योंकि जो वेव्स जो आ रही हैं, जो वेव्स यहां पर आ रही हैं, वो केवल दर्पण, अगर उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण से वापस हो क्या होगा इनका? आपको ये सिखाया था यहाँ पर। रुको रुको बेटा एक मिनट, आभासी नहीं, इस समय अभी तो वेव की बात कर रहे हैं ना अपन ने देखा था। तो जो वेव यहां से पहले पहुंची इस जगह, ये वापस चलेगी, ये वापस चलेगी, इसको यहां पहुंचने में देर लगेगी काफी ज्यादा, जबकि आगे निकल चुकी होगी। तो कैसे वेव फ्रंट बनेगा? लेंस की तरह, दर्पण की तरह, इस तरह ये बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रिंज की तो बनने की कोई चांस ही नहीं रहा, क्योंकि दर्पण लगा दिया हमने, फ्रिंज तो बनेगा नहीं। अब अधिकतम ये हो सकता है कि ये जो चल रहा है वेव फ्रंट, ये एक प्रतिबिंब बना दे, ये एक प्रतिबिंब बना दे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इसका जो हमारे को पता है कि अगर मान लीजिए फोकल दूरी यहां पर है कहीं, तो क्या होगा? जो पैरेलल आई, एक यहां से क्या होगा? यहां पे एक जगह किसका, अब ये किसके बन रहा है? किस चीज का प्रतिबिंब बन रहा है? यानी ये मान रहे हैं हम यहां पर, अब इस जगह खाली जगह नहीं है, यहां पर हम मान रहे हैं एक बिंब, तब इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। तो इसलिए पहली बात ये हुई बेटा कि अगर हम विवर्तन या व्यतिकरण पढ़ रहे हैं तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि ये 2 तरंगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या क्रिया हो रही है उसको हम जांच रहे हैं। 2 तरंग या तो एक दूसरे से मिल रही हैं, या अगर विनाशी होता है तो ये दूसरे में अलग होती हैं। तो ये रिजल्टेंट ये आ जाता है। आई बात समझ में? तो अभी अपने को ये समझ में आ गया कि केंद्र पे किस प्रकार से चमकीली फ्रिंज पहली पहली बनती है। अब हम देखते हैं कि
दूसरे तरह की स्थिति में, वैसे तुम्हारे मन में कैसे आया कि दर्पण की बात? क्योंकि दर्पण अपने को देख लेना चाहिए कि दर्पण में व्यतिकरण होगा या नहीं। व्यतिकरण कब होता है? जबकि कोई सी भी दो तरंगों में पाथ अंतर होता है। पथ अंतर होगा तभी व्यतिकरण हो सकता है, ठीक है ना। और व्यतिकरण अगर हम एक ही स्लिट से मानते हैं तो जो अनेकों अनेक वहां से छोटी छोटी तरंगें निकल रही हैं, उनके कारण जो होगा विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, अब तो आगे चल सकते हैं। चलो, अब हम ये देखते हैं कि अगर यहां तो किरण मुड़ी नहीं थी क्योंकि बिल्कुल समानांतर चलती हुई आ रही थी। अब हम सेकंड स्थिति वो देखते हैं जबकि किरण मुड़ रही है, तो क्या होगा? अगर किरण मुड़ेगी तो क्या होगा? तो बता सकता है बच्चा? पथांतर तो आएगा। क्या पथांतर आएगा? क्यों आएगा पथांतर? कैसे? उसका क्या प्रभाव होगा? ये कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बताए। अगर इससे पहले एक छोटी चीज और समझ लो आप, अगर कभी भी कोई सा क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, उसको इमीडिएटली पिकअप करने के लिए कि क्या इसके अंदर हमको करना है, इसमें इसके विवर्तन के क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या इसका संपोषी व्यतिकरण हो रहा है या विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ये सबसे पहले यही जांचना चाहिए किसी क्वेश्चन में। अगर हमने ये सही रूप से जांच लिया कि विनाशी हो रहा है या संपोषी हो रहा है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत अधिक सरलता से हल कर सकते हैं। अब हम ये देखें, अगर दोबारा इसको एक बना लेते हैं। वैसे उसी में करना चाहिए था मेरे को, लेकिन नहीं, दो बार बना लो कोई फायदा रहेगा वैसे तो। हाँ, गप्पे मारने की वजह से जगह बनाओ इसको। दोबारा नहीं, अब दूसरा, अब के दूसरा है। सेम वो नहीं है ये वो नहीं है बेटा। 12 बनाने 12 ही हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो जिस प्रकार की पहले बनाया था उससे बना लीजिए। ये समानांतर किरणें सबसे इजी होता है इनको बनाना, इसलिए सबसे पहले तो इनको बना लीजिए। ठीक है, अब हमने देखा कि व्यतिकरण हो रहा है। ये थीटा, तो ये भी थीटा है। हमने क्या कहा था कि एक लेंस लगाएंगे, उस लेंस के द्वारा क्या होगा इसको हमें देखना है बेसिकली। अगर हमने इसके एक परपेंडिकुलर लेंस लगाया, अर्थात पहले हमने एक लंबी यहाँ पे लंबवत रेखा खींची, ये इस रेखा की लंबवत है। इस लंबवत के हमने पैरेलल एक लेंस लगाया।
यानी कि लेंस जो है उसी कोण से मुड़ा हुआ है जिस कोण से यहाँ पर ये, बेटा बताओ कोई दिक्कत? अपन इसको यूज इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अभी आगे जाकर कहीं पे पर्दे पे अपना फ्रिंज बना सकें। इसका मतलब मान लीजिए हमने पर्दा यहाँ लिया, ओके। अब कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सी किरण कहाँ से बनेगी? ये तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो इसके उस पर केंद्र में से जा रही है, ध्रुव में से। अब चूंकि ये तरंगाग्र इसके पैरेलल हो गया है तो क्या होगा? अपन ने केवल उन रेखाओं को देखा है जो कि मुड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। ये वाला एंगल कितना हुआ बेटा? थीटा। और अपन ने क्या क्या लिखा था इनको पहले? पी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बना दिया इसका। जब तक आपको ये किरणें मिलती हुई नहीं दिखेंगी कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और अपनी किताब में क्या कोशिश की है कि उसको समानांतर किरणों को दिखा दिया, समानांतर किरणें दिखाते रहे और आप बाद में उन्होंने कह दिया कि आगे जाके ये मिलेंगी। ठीक है, अब हमने को देखना है कि अगर अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, मतलब इसको हम पहले मानकर चलेंगे। मान लिया जाए अब इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना और नहीं आए तो मुझे बार बार पूछ लेना। माना कि पथ अंतर अब क्या मानूं? पथ अंतर बताओ क्या माना जा सकता है इससे कि कुछ समझने में मजा आता है? नहीं, पी तो उसका नॉमेनक्लेचर है, हैं? नहीं, लैम्डा की फॉर्म में बताओ। मतलब ऐसा क्या होना चाहिए? अपने वो सब चित्र, सारे चित्र बने हुए हैं सामने कि लैम्डा से क्या हो रहा है अंतर, लैम्डा से नीचे कैसे अंतर हो रहा है, लैम्डा में क्या अंतर हो रहा है। चलो अपन एक बार ये मान के चलते हैं अपन ने, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि या तो संपोषी या विनाशी। तो उसके लिए एक तो होता है, क्या फॉर्मूला होता था? 2n+1 लैम्डा बाई 2 विनाशी में होता था, विनाशी में। और संपोषी में क्या होता था? n लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने को देखना है कि इन दोनों में से शायद कोई चीज़ यूज हो सकती है, क्योंकि हो तो व्यतिकरण ही रहा है। हम कोई व्यतिकरण करा, कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहे। अपन व्यतिकरण को ही इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु जो यहाँ पर है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बेटा। हम ये मान के चल रहे हैं अब कि ये पथांतर, अगर ये लैम्डा है और इसको हमने दो भागों में बांटा, इसको पहला भाग इसको हम कह देते हैं 1 और दूसरा भाग कह देते हैं 2। हमने अभी देखा था पहले चित्र में
कि कोई से दो बिंदुओं के बीच में पथांतर λ/2 है। ठीक है, कोई से ठीक है, और पथांतर अगर λ/2 है, इसलिए कलांतर कितना होगा? टू पाई बाई लैम्डा इसलिए हम आई को देखेंगे तो क्या आएगा? कॉस पाई क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल बहुत। यानी कि अगर पथ अंतर ये वाला लैम्डा है, माना कि पथ अंतर P व Q के मध्य लैम्डा है, तो क्या हो रहा है? विनाशी होगा, क्योंकि प्रथम भाग व द्वितीय भाग की तरंगें विनाशी व्यतिकरण करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि O बिंदु वह बिंदु है, ये लिख लो इसलिए, यदि O वह बिंदु है जिसके लिए P व Q में विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, तो O पर डार्क फ्रिंज बनेगी। बात समझ में आ गई? वैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर वो वाला बिंदु है जिसके लिए कि यहां पर पाथ अंतर अगर लैम्डा है, ये वो बिंदु है जिसके लिए कि अगर पाथ डिफरेंस यहां पे लैम्डा है, तो O पर डार्क फ्रिंज बनेगी। ये बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं हम लोग? इसको उल्टा कह रहे हैं हम लोग। हम तो पहले तो यहां से निकाल रहे थे, यहां से O पे क्या होगा, उल्टा निकाल रहे हैं। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर अगर पथांतर लैम्डा है, तो O पर डार्क फ्रिंज बनेगी, क्योंकि वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा, और ये कहलाती है प्रथम
डार्क फ्रिंज। यानी कि प्रथम डार्क फ्रिंज बन गई हमारी, जबकि पाथ डिफरेंस है लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जैसे पहले निकाला था। पहले थीटा नहीं था, पहले हमारे पास वो थीटा नहीं था, क्योंकि हमने पहले केवल दो किरणें ली थी जो समानता जा रही थी और वहाँ पे मिल गई थी। तो हमने कहा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, यानी कि डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, या थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। और तो इससे दूसरे के लिए क्या होगा, अगर ये पहले के लिए मान लिया जाए तो दूसरे के लिए क्या होगा, थीटा टू इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। और थीटा तीसरा क्या होगा, इससे थीटा एन क्या होगा, तो यहाँ पे आपने देखा एक फर्क, जब दो तरंगों का अलग अलग फ्रिंजेस से व्यतिकरण हो रहा था तो वहां पर संपोषी आया था एन लैम्डा, यहां पर विनाशी आया है एन लैम्डा बाई डी। बात समझ में आई, यहां पर विनाशी आया है, यानी कि थीटा एन का क्या मतलब हुआ कि इस एंगल पे, यानी कि इतना एंगल, ये थीटा एन अगर इसकी वैल्यू ये हो तो यहां पर ओ पर डार्क फ्रिंज आएगी। यानी कि इस थीटा की वैल्यू अगर हमारी लैम्डा बाई डी है तो प्रथम डार्क फ्रिंज आएगी, यदि इस थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई डी है तो दूसरी डार्क फ्रिंज आएगी, वो हो सकता है यहां पर बने। थीटा अगर थीटा थ्री के बराबर है 3 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी है तो हो सकता है यहाँ पर, तो ये सब डार्क फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी। जबकि यहां पर डार्क फ्रिंज बनी थी 2n+1 लैम्डा बाई 2 पे, तो फर्क हो गया ना, इसीलिए वो हल्की हो जाती हैं। अब इसका और भी स्पष्ट आएगा, क्योंकि जहां पर पहले, जिस जगह हमारा पहले बन रहा था ब्राइट फ्रिंज, वहीं पे अब बन रहा है डार्क फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों मिल गए तो धुंधा धुंधा हल्का सा फ्रिंज दिखेगा। ये बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर है जो आपने मुझसे उस दिन पूछा था। लेकिन अभी इसको अपन और एक स्टेप और आगे भी जाना चाहते हैं। 10 मिनट रुक सकते हो ना लिए? नहीं, मेरे 10 मिनट जरूरी है, क्योंकि इसको फिर ये कल सारा कंसेप्ट दोबारा बताने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी। तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि जो फ्रिंज की स्थिति है, जो फ्रिंज जो बन रही है वो डी के व्युत्क्रमानुपाती है। उल्टा ना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो, ये कितना बड़ा नुकसान होता है। पढ़ा मैं हिंदी में 11वीं तक, उसके बाद फिर क्यों इंग्लिश में पढ़ते गए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आदमी भूलने लग जाता है। ये अपन ने वहां पे लिख लिया। अब हम एक चीज देखना चाहते हैं कि दूसरा चमकदार किरण वो कहां बनेगी फ्रिंज। पहली चमकदार फ्रिंज तो बन गई, अब दूसरी चमकदार फ्रिंज बड़ी वाली के बाद बननी चाहिए। अब उसका देखते हैं कि उसके लिए क्या पथांतर होना चाहिए। ये हिंट है इसके अंदर, इससे बताओ क्या होना चाहिए। क्योंकि जहां संपोषी थी वहां डार्क आई, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2n+1 लैम्डा बाई 2 के आसपास होना चाहिए, है ना। तो अगर हम मान लो n = 1 मान ले तो क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2, मतलब उसका विपरीत हो रहा है ना यहाँ पर। तो अपन ये मान के चलें कि अगर हम ये माने, अब ये मान के चलते हैं, अब ये मान के चलते हैं कि ये 3 लैम्डा बाई 2 है, और इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। अब 2 की जगह हमने इसको 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं, 12 हैं अपन ने इसलिए 12 लिए थे, ये 4 के अंदर बांट दिए सर।
ठीक है बेटा, इसको 3 भागों में बांट दिया। अब अगर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये क्या होगा? ए एम एन, एम एन क्या होगा ये बताइए। अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो, और 3 भागों में बांटा अपन ने, तो ये होना चाहिए, इसका इस भाग में लेते, सॉरी, बताओ एम एन क्या होगा और एम डैश एन डैश क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? सब बता सकते हो आप? आपको हिंट देता हूं, ये क्या है? 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? सारे सब जगह थीटा एंगल है, ये वाला भी थीटा है। अब बताओ। हाँ, कैसे निकाला? हाँ, लेकिन जब भी सही निकाला। हाँ बताओ बताओ, और बताओ। इसने कोशिश करी है कि उसको उसके साथ जोड़ के निकाल लूँ। अब आप इसको सिंपल मैथ्स लगाओ ना इसके अंदर। ये, अरे अगर ये इतना सा निकालो ना, 2 समरूप त्रिभुज, अगर एक ये है, ये मान लो क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या होता है? अगर समरूप त्रिभुज हैं ये वाले, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये समान है थीटा, ठीक है, तो ये वाला कोण भी समान होगा सबके लिए। इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज हो गए। तो डी ई इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में, डी अपॉन ए डी, रेशियो प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए सी। अपन को ए सी पता है 2/3 है, 2/3। अपन डी पता है 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई ए डी। ए डी क्या है? ए डी स्मॉल डी है। सी एफ अपने को निकालना है। ए सी क्या है? बोलो जल्दी से। ए सी कितना होगा? अगर ये 3 भागों में बटा हुआ है ना, तो कितना होगा? 2/3, 2/3 डी। तो क्या आया? सी एफ क्या आ गया? इसलिए सी एफ इज इक्वल टू, कर पा रहे हो नहीं, लैम्डा, और ये लैम्डा बाई 2, और ये 3 लैम्डा बाई 2। मुंह जवानी आना चाहिए, आंख बंद करते अपने आप आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया, पूछ लेना, बता दूंगा इसको दोबारा। नहीं है दोबारा अपन, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। ये सब चीज आनी चाहिए, कोई बात नहीं, इसको अभी कर लेंगे, इसमें 1 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा। चलो अब ये दोबारा देखते हैं। अब इस त्रिभुज को देखो बेटा, त्रिभुज पी क्यू टी व एम एन
ये कौन से समरूप त्रिभुज है? अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है, अब इसमें देखो अपने कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात देखना है अपने को। एक तो देखना है क्यू टी, इसलिए क्यू टी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्यू टी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम पी, एम एन अपॉन एम पी। ये बच्चों समझ में आया नहीं आया? ये तो समझ आ गया रेशियो प्रोपोर्शन? नहीं आया तो बता दे बेटा। अभी भी आ गया? श्योर। चलो अब बताओ क्यू टी क्या है? 3 लैम्डा बाई 2 और क्यू पी क्या है? दिया हुआ है डी। एम एन क्या है बेटा? एम एन ज्ञात करना है। और एम पी क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा अपॉन 2d और उसको क्या लिख सकते हैं? एम एन 3/2d लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 2d से 2d कट गया, एम एन क्या आ गया? लैम्डा। वैसे मुंह जवाई निकाल लेना चाहिए था अपने को, क्योंकि अपने को दिख रहा था यहाँ पर कि इस रेखा को 3 भागों में बांटा है और यहाँ लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 बार जुड़ा है। अपने को ये दिमाग भी लगाना चाहिए कि कॉमन नॉलेज से कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉमन ऐसे निकालें तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 हिस्से किए थे, 3 बराबर हिस्से किए थे। तो अपने सोच लेना चाहिए था कि लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 हिस्से हैं। अगर ये लैम्डा बाई 2 है तो ये लैम्डा हो गया और ये लैम्डा बाई 2 रह गया। ये भी एक तरीका है, लेकिन आप लोगों को सिद्ध करने के लिए ऐसा नहीं मन में आपके कन्फ्यूजन रह जाए कि कैसे हो गया था ये, इसलिए अपने को करना पड़ा। ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में देखते पता लगा लेना चाहिए अपने को कि ये 3 भागों में बांटा है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। इससे अपने पता होना चाहिए कि ये लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा टाइम मिलाकर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका सरल तरीका है, ये इसका मैथमेटिकल तरीका है, इससे कि आपके अंदर विश्वास रहे कि हाँ अपन सही कर रहे हैं। इसने जो था ना, क्या नाम है लड़के का, भारद्वाज नहीं पारिक, माधवेंद्र पारिक ने मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा था जब मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर ये किरणें इधर भी तो मुड़ रही हुई, अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, उसने कहा कि ये किरण अगर यूँ मुड़ रही हो तो नीचे फ्रिंज बनेगी। ये उसको भी पता था कि नीचे फ्रिंज बन जाएंगी। उसने कहा चलो ऊपर फ्रिंज और नीचे फ्रिंज से समान दूरी पे बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब उसने मुझसे कहा कि अगर इसके बीच में हमने एक कांच की पट्टी लगा दी जिसका कि म्यू कुछ दे रखा है, तो फ्रिंज की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले अपन इसको कर लेते हैं, इसको आपको घर का होमवर्क है, दैट इज योर होमवर्क। तो अब यहां P और Q के बीच में कितना हो गया पथ अंतर? ठीक है, और अब बच्चों बताओ ये इंपॉर्टेंट बात, P और M के बीच में कितना है? P और M के बीच में पथ अंतर कितना है? P व एम एन के मध्य कितना है पथ अंतर? बताओ, यहां तो था अपन लैम्डा बाई 2 निकाला, यहाँ लैम्डा बाई 2 था, यहाँ लैम्डा था, तो कितना आया? लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये है ना बेटा, ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा है, तो इन दोनों बीच में कितना हुआ? इसमें और इसमें बीच में कितना हो गया? लैम्डा बाई, इसके कोई से 2 बिंदुओं बीच में लैम्डा बाई 2 हो गया। कोई से 2 बिंदु लेंगे,
चाहे हम दूसरा और पांचवा ले लें, तीसरा और छठा ले लें, इनके बीच में बराबर होगा λ/2। इसलिए फेज डिफरेंस कितना होगा, जल्दी बताओ बताओ, कलांतर कितना होगा? ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं पाई होगा। और पाई होने का मतलब क्या होता है? विनाशी। विनाशी। अब यहाँ विनाशी अगर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के पॉइंट से, इस पॉइंट से जो भी प्रकाश आ रहा था और इस पॉइंट से जो भी प्रकाश आ रहा था, उन्होंने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। अभी देखो अब क्या हुआ कि इस वाले हिस्से में से और इस वाले हिस्से के बीच में चूंकि कलांतर पाई है, इसलिए विनाशी होगा व्यतिकरण। और विनाशी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आने वाला प्रकाश और यहाँ से आने वाले इस जगह, इसकी जगह डार्क बनाएगा यहाँ पर केवल। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर इसका क्या हुआ नीचे वाले हिस्से का? अब नहीं, अब ये केवल रह गया λ/2, ये केवल λ/2 रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब विवर्तन हम पढ़ते हैं तो इसका जो इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता होनी चाहिए फ्रिंज की, अब के वाले फ्रिंज की तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दो हिस्सों ने तो आपस में इसकी तीव्रता को कम कर दिया, जीरो कर दिया। अब केवल तीव्रता कहाँ से रह गई? MQ, यानी कि केवल 1/3 हिस्सा है जो तरंगाग्र का, केवल वो 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है रोशनी का। जबकि हमने ये पढ़ा था यहाँ पर विवर्तन से पहले क्या पढ़ा था आपने? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में प्रत्येक फ्रिंज की जो तीव्रता थी बराबर थी। यहाँ आप देखिए, यहाँ अपन जैसे ही अपन ने पथांतर 3λ/2 लिया तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। अब प्रकाश किस में से आ रहा है? केवल MQ में से। इसका मतलब केवल 1/3 हिस्से में से प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब अब जो फ्रिंज बन रही है, चमकीली फ्रिंज, वो पहली चमकीली फ्रिंज से कम चमकीली होगी। ये बात समझ में आई या नहीं? दोबारा हमने देखा कि P और M के बीच में, प्रत्येक बिंदु के बीच में λ/2 पाथ अंतर है। λ/2 पाथ अंतर का मतलब हो गया कलांतर हमारा पाई है। इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण होगा। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली जो यहाँ लाइट है वो इस वाली लाइट को मिला के यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनाएगी। इसका मतलब वो तो खत्म हो गई। अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है? केवल इस वाले हिस्से से, यानी कि 1/3 जो हिस्सा रह गया है, अपने 3 हिस्से में बांटा था ना, तो जो 1/3 हिस्सा है केवल वो ही उसके प्रकाश को, जिसके कारण की फ्रिंज की तीव्रता दिख रही है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। और चूंकि केवल 1/3 हिस्सा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1/3 रोशनी है केवल। जो हमारा पहला जो फ्रिंज बना था उससे जो अब ये फ्रिंज बना है 1/3 तीव्रता का फ्रिंज है। ये किसी बच्चे को इसके बारे में कोई मन में डाउट हो तो बता दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अब बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर P उसमें लिखो सीधे सीधे जल्दी से, P साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा जल्दी बताओ? साइन थीटा लंब, लंब ये है अपॉन कर्ण, यानी कि 3λ/2 लंब, और कर्ण क्या है? D = 3λ/2D, यानी कि थीटा = 3λ/2D। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2n+1, यानी कि थीटा n क्या लिख सकते हैं? 2n+1 λ/, ठीक है। तो ये विनाशी फॉर्म में आ गया, जो कि उसके अंदर दिख रहा है आपको, जबकि यहां पर प्रकाश दे रहा है, यहां पे हल्का प्रकाश दे रहा है, यानी कि यहां पर ये ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन ये हल्की ब्राइट है। जो पहली ब्राइट थी उससे हल्की है। और इसका बहुत सिंपल है, फार्मूला इसकी बहुत सिंपल है, इसको केवल थ्योरी समझना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसका 1/3 हिस्सा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी रोशनी के लिए। ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। और अगर हम इसको, अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तीव्रता का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो जरा। अपन ने देखा कि पहली वाली जो
तीव्रता है वो तो ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ पहली तो बहुत ब्राइट फ्रिंज थी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज की तीव्रता इससे बहुत कम हुई, 1/3 रह गई। ठीक है, इसी प्रकार इसकी इससे 1/3 रह जाएगी, इसकी इससे 1/3 रह जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जबकि आपको फ्रिंज तो बन रही होंगी लेकिन हमको दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि तीव्रता इतनी कम हो चुकेगी कि हमें वो फ्रिंज दिखेगी नहीं। समझे? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहां पर क्या होगा, पहली ये दूरी क्या थी, अपन ने लिखा था, निकाला था, वहां पे देखो p बाई डी था, उसके बाद थीटा एन इजिकल टू एन लैम्डा बाई डी था, तो लैम्डा बाई डी, ये हुआ लैम्डा बाई डी, और ये हो गया माइनस लैम्डा बाई डी, एन इस तरह चलता चला जाएगा। इसका मतलब इसकी फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हुई, सिंपल। ये थीटा है और ये भी थीटा है। अब बस एक क्वेश्चन बता दो आज लास्ट इस आज की पढ़ाई का, कि इस सेंट्रल फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। ये लीनियर चौड़ाई तो आपने निकाल दी 2 लैम्डा बाई डी, कोणीय चौड़ाई क्या होगी, कोणीय चौड़ाई और आपको याद दिलाता हूँ कोणीय चौड़ाई कैसे निकालते हैं। सर्किल बोई बनाइए, अपन ने क्या कहा था, अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या होता है, ये क्या होता है आर थीटा, और ये है आर। इसका उपयोग करिए, हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, ये डी है, डी इज डिस्टेंस, डी मतलब जो इससे डिस्टेंस है, यूँ अगर इसको यूँ नहीं करके, इसको यूँ नहीं करके, अपन इसको स्रोत से दूरी जो है उसकी पर्दे की दूरी है, ठीक है ना, यानी कि इससे वहाँ पे आप देखो बनाओगे अभी तो कंफ्यूज हो गए। आप बता के बताइए, ये पता है ना आपको क्या होता है, आर थीटा होता है, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, अगर कैपिटल डी से बन के आ रहा है तो कितना होगा, डी इंटू 2 थीटा, डी इंटू 2 थीटा, कैपिटल डी इंटू 2 थीटा, ये होगी इसकी कोणीय चौड़ाई, क्या होगी, डी इंटू 2 थीटा। क्यों होगी, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे गया है, इधर होके फिर इधर गया, ऐसे कि ऐसा बिल्कुल यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से एंगल निकालेंगे यहाँ पर यूँ और एक यूँ, तो ये 2 थीटा होगा, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, डी क्या होता है फॉर्मूला, आर थीटा, आर तो डी है और थीटा 2 थीटा है, कितना हो गया, डी इंटू 2 थीटा। बस वो अपन ने जो पहले 2 चैप्टर पढ़े थे ना, वो हर क्षण पे काम आएंगे बार बार। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट 6 चैप्टर जो हैं, यानी कि पूरी फिजिक्स की जो सेकंड बुक है पूरे में, वो हमेशा आते रहेंगे काम। तो यहाँ पे एक बात निकल के आ गई कि जो फ्रिंज की विड्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट की विड्थ के।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जो प्रथम चमकीली फ्रिंज बन रही है, उसके बाद जो भी चमकीली फ्रिंज बन रही हैं उनकी तीव्रता कम होती चली जा रही है। ठीक है, और एक तीसरा चीज़ हमेशा ये मन में याद रखना चाहिए इसके अंदर कि अगर हम जो व्यतिकरण में पढ़ रहे थे विनाशी के लिए ये था और ये संपोषी के लिए था, तो इसका उल्टा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण भी आपको आना चाहिए कि उल्टा क्यों आया, ये उल्टा क्यों आया, ये आप घर से सोच के आइएगा। दो चीज़ सोच के आनी है आपको। एक तो यहाँ पर अगर हम फिल्म लगा दें जिसका म्यू कुछ है तो क्या होगा, ठीक है, और एक ये कि उसका उल्टा क्यों आया यहाँ पर, जबकि वो भी व्यतिकरण है और ये भी व्यतिकरण है। ये विवर्तन हो रहा है, विवर्तन कुछ भी नहीं होता, विवर्तन व्यतिकरण को ही कहते हैं, जबकि एक ही स्लिट से, सिंगल स्लिट से डिफरेंट जो हम तरंग आग्रह हैं उनका हम व्यतिकरण देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।